करते हैं। मतलब हमारे लेक्चर जो है मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म करवाया था और साथ में मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी मैंने ग्रुप में, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पहुंच गई थी आप तक। आई होप आपने वो सारी लिस्ट जो है नोट डाउन कर ली। ठीक है, ओके। सो अब आज हम एग्जांपल्स करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एनर्जी। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर हैलोजन का लग। अब कैसे? देखो, जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, we get the product क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लग गई क्लोरीन। अब ये रिएक्शन होती किस तरीके से है इसको हमने देखा। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म किस तरीके से रहता है। ये जो अपना Cl2 है ना, बोर्ड पे लिख कर AlCl3 जो है, आप जानते हैं कि किसी से लिमिट है, ये सभी लोग जानते हैं, मैं पहले लिखवा। तो ये लिमिट एसिड क्या करता है, लिमिट एसिड है तो इसका मतलब इसको लोन पेयर्स चाहिए। तो ये क्या करता है, ये इस क्लोरीन को, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ के ये यहाँ पर बनाता है Cl4 नेगेटिव एंड प्लस Cl पॉजिटिव। ठीक है, इससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा हो गया। जब Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ा, मतलब ये टूट रहा है एक तरह से Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव तो ये है और AlCl4 नेगेटिव। इज इट ओके? इसको बोलते हैं हम फ्लोरोनियम आयन। राज कर, जय कर, नोट साथ साथ में फटाफट करते रह रहे। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान दीजिए। तो क्लोरोनियम जो आयन है वो क्या हो गया हमारा, क्लोरोनियम आयन जो है हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। सही बात है। हमने लिखा था ना, कोई भी हैलोजन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्लोरोनियम आयन जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनिए, अब ये जो क्लोरोनियम आयन है ये बिल्कुल अटैक उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से कल मैंने जनरल मैकेनिज्म में ई पॉजिटिव का अटैक कराया। जनरल मैकेनिज्म सबने लिख लिया है, तो ई पॉजिटिव की जगह Cl पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग और सारे की सारा मैकेनिज्म बिल्कुल सेम आए। क्या आपको बात समझ में आ गई?
कि क्लोरीन फिर जो है लग जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। 100% सेम है, E पॉजिटिव की जगह Cl पॉजिटिव लगा दें बस। बोलो, मुझे लगता है आपको बात जो है समझ में आ गई हो। बोलो समझ में आई तो ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो मेरा जो मतलब है आपको कराने का, मैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता हुआ दिखा दूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म सेम। आप चाहें तो अपने पेज पे खाली जगह छोड़ सकते हैं, बाद में आप उसको फिल कर सकते हैं क्लास के बाद, जहां पे आप Cl पॉजिटिव का बेंजीन पे अटैक कराएंगे बिल्कुल सेम देख के, और जो है लास्ट में क्लोरोबेंजीन बन गया हो। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर किसी को मैकेनिज्म पे लिखना वो लिख सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जैसे यहाँ पर FeCl3 भी यूज हो सकता है, और ठीक है, तो जो FeCl3 हम यूज करेंगे वो भी सेम ही तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें भी वही FeCl4 बनेगा और जो है Cl पॉजिटिव। ठीक है, नोटेबल। अच्छा, प्रोपेगेशन भी ऐसी होती है, मतलब अगर हम Br2 के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ N माइनस Cl, Br3 और FeCl3, तो जो है Bn ब्रोमो में। समझ में आ रही है बात मेरी? सेम तरीके से विल गेट Br पॉजिटिव, ब्रोमोनियम आए, ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीनेशन में थोड़ी सी बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? आयोडीनेशन जब करनी है बेंजीन पर, तो भी गेट आयोडोबेंजीन एसिड, ठीक है, एंड देन NO2 एंड H2। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या रहता है? इसके मैकेनिज्म में क्या है जी, यहाँ पर तो एसिडिक मीडियम 1/2 HNO3 के साथ रिएक्ट करके gives you I पॉजिटिव प्लस and plus H2, तो इट इज आयोडोनियम। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर ये 0 है, ये +1 है। सही है बात? तो इसलिए इसकी रिडक्शन हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन। तो आयोडोनियम आयन फिर से सेम तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से जो है हमारा क्लोरोनियम या ब्रोमोनियम आयन है। बोलो बेटा जी, समझ आई बात मेरी कि नहीं? ओके, सुराजकरण जी नोट कर लिया? अच्छा, अब हम आगे बढ़ गए। ये तो हो गई हेलोजन। अच्छा, हेलोजनेशन में भी मैं आपको, क्योंकि अब हम ये बढ़िया काम कर लिया कि हमने कुछ कल जो है ऑर्थोपैराडाइटिंग वाला फंडा कर दिया। अच्छा, अगला एग्जांपल देखिए, बाद में आपको और बात करूंगा।
That is the second nitration of benzene. देखो, बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ विद कंसंट्रेटेड H2SO4, we get the product as nitrobenzene. Is it okay? This combination is called nitrating mixture. This mixture is called nitrating mixture. ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, इसका मैकेनिज्म तो उसका मैकेनिज्म ये है, बोर्ड पे ध्यान देकर अपना जो HNO3 होता है ना, HNO3 की स्ट्रक्चर बेटा जी ऐसी है, सबका ध्यान बोलते हैं, HNO3 की स्ट्रक्चर जो है ऐसी, ये नाइट्रिक एसिड। अब जो X पॉजिटिव है ये किससे आया, फ्रॉम X+। सल्फ्यूरिक एसिड से X पॉजिटिव जो आता है ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, उससे क्या होता है देखते जाइए। अब आपको पढ़ने धीरे धीरे समझ में आने लग जाए। इसकी प्रोटोनेशन कराने से क्या हुआ बेटा, प्रोटोनेशन कराने से वाटर की अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, तो पानी को निकालो बाहर, वाटर निकल गया, एंड यू हैव गॉट NO2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कम आवाज आ रही है मेरी, है किसको आ रही है कम? अनुपम कह रहा है कि आवाज ठीक आ रही है। आपकी क्लास में मसला होता है यार, मैंने 11th क्लास दी है अभी जो है आपकी क्लास से पहले, एक भी बच्चे ने नहीं बोला मेरे को कम आवाज आ रही है। आयनाइजेशन में AlCl3 नहीं होता है क्या कैटलिस्ट? यहाँ पर कैटलिस्ट AlCl3 नहीं। आप देखें मैंने क्या कहा, सुन लो। अब H पॉजिटिव ने यहाँ अटैक किया और आयोडीनेशन में नहीं होता, बरखा जी आयोडीनेशन में AlCl3 नहीं है। सुनो, अब ये H2O अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, प्रोटोनेशन करवाने के कारण क्या हो गया, हमारा वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ऐसा हमने अल्कोहल में भी किया था। तो फिर नाइट्रोनियम आयन आसानी से जनरेट, तो मतलब हमारे जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रोल क्या है कि आसानी से नाइट्रोनियम आयन को बनवा। इज इट ओके? अब हमारा नाइट्रोनियम आयन बन गया। ये नाइट्रोनियम आयन क्या है, ये ही इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपको बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए, मैकेनिज्म मैं नहीं करा रहा हूं, आप खाली जगह छोड़ सकते हैं। NO2 का अटैक बिल्कुल E पॉजिटिव की तरह कराएं और खुश रहें। अब देखिए
हमने दो ही रिएक्शंस की, इन्हीं रिएक्शन से हम कुछ ट्राई करते हैं। देखो अब आप समझे कि जैसे अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कर देता हूं Br2 प्लस FeBr3 के साथ, तो क्या बनेगा? वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन। मिलेगा ब्रोमोबेंजीन के नहीं? अभी किया हमने हेलोजेनेस, वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन। अब आप मुझे एक बात बताएं, अपना ब्रोमीन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग? ब्रोमीन कैसा ग्रुप? वेदर इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो दैट मीन अगर हम यहाँ पर HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर लेंगे इस तरह के साथ, so we will get a combination of जैसे Br पैरा पे भी लगेगा और ऑर्थो पे भी कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। सही बात है? We will get some para product, we will get some ortho product, क्योंकि ऑर्थो और पैरा दोनों बनेगी क्योंकि हमारा ब्रोमीन ऑर्थो प्रोडक्ट। समझ आई बात? सो आपको इससे जो है ये और कुछ ये मिलेगा, कुछ बैलेंस करने की ट्राई मत कीजिएगा। ये मतलब रिएक्शन जो है, एक मोल अगर आप लेंगे तो हो सकता है 0.6 मोल ये बने, 0.4 मोल ये बने, मतलब ऐसे या 0.5 मोल बने। ठीक है, ये मतलब समझ आई मेरी बात? ओके। अब आरएनडी आप एक बात देखिए कि अगर मैं कुछ ये करता कि अगर मैं पहले बेंजीन को ट्रीट कर लेता हूँ HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट, ठीक है, हीट का सिंबल पहले भी डाल दीजिएगा नाइट्रोजन में, तो हमें पहले क्या मिलेगा? पहले तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, ये तो हमने अभी किया। ओके, पैरा वाला थोड़ा मेजर होगा, लेकिन मेजर माइनर की बात मैं लेटर ऑन करूंगा, अभी आप लगभग 50-50% मानें। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रो की बात मुझे बताइए कि नाइट्रो ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। तो ऐसे में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ Br2 प्लस FeBr3 के साथ, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? NO2 यहाँ Br, वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यार यहाँ NO2 यहाँ, वो एक ही बात है, लेकिन दोनों में अंतर देख लो, रिएक्शंस दोनों वही है, सीक्वेंस बदला। सीक्वेंस बदला तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बने, यहाँ पे मेटा बने, यहाँ पे नाइट्रेशन पहले की, ब्रोमिनेशन बाद। तो नाइट्रो ने डिसाइड किया कि मेटा पे लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे ब्रोमिनेशन पहले की, नाइट्रेशन बाद में, तो ब्रोमीन ने डिसाइड किया कि ऑर्थो पैरा पे लगना चाहिए। समझ गए बात? मुझे लगता है बढ़िया से समझ गया, आराम से आ। ठीक है, और साथ में आर के सर भी ले रहे हैं क्लास। आर के सर की क्लास भी स्मूथली चल रही है बढ़िया से। परसों थी ना, मतलब समझ में आ रही है ना? अच्छा सुने, अब आप ध्यान दें, आगे बात, अगला एग्जांपल लेते हैं हम। और अगला ब्रीडर ग्राफ।
एल्काइल। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, सर ने रिडक्शन आपको पूरी करा दी? वोल्फ किसने रिडक्शन कराई? क्लेमेंसन रिडक्शन कराई? नहीं कराई, चलो कोई बात, मतलब अभी बचती है, ठीक है डन। आप ध्यान दीजिए ट्रिगर क्राफ्ट एल्काइलेशन में, देखो अगर हम बेंजीन को CH3Cl के साथ ट्रीट करते हैं, इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, in the presence of anhydrous ClCl3, we get the product as toluene. We get the product as toluene. अच्छा, हाँ, रिएक्शन कैसे होगी आपको बात समझ में आ जाएगी। AlCl3 मैंने कहा लीविंग एसिड की तरह काम करता है, और ये Cl नेगेटिव को छीनेगा, that's AlCl4 नेगेटिव एंड प्लस क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन। आ गया कार्बोकेटाइन, बस। अब ये कार्बोकेटाइन जनरल मैकेनिज्म में E पॉजिटिव की जगह CH3 पॉजिटिव लिखी और फिर आपके पास मैकेनिज्म हाजिर है। सही बात। एकदम बढ़िया से समझिए, है ना। अब सुने, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए भाई, जब कार्बोकेटाइन आ गया तो रीअरेंजमेंट भी आएगा। मतलब देखो, अगर मैं इसको लेता हूं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो प्रोडक्ट अपने को ये मिलेगा क्यूबी। उम्मीद एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड को ये था कि यहाँ पे लगे, है ना, मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो Cl वाला है AlCl3 के साथ जब अटैक होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये कैटायन जो है रीअरेंज करेगा और फिर ये तब्दील हो जाएगा इस कैटायन में 1 डिग्री से 2 डिग्री पर। फिर जो है ये वाला कैटायन बेंजीन पर अटैक करके हमें ये प्रोडक्ट देगा। बोलो बेटा, समझ में आई बात? हाँ, 1,2-हाइड्राक्सी। अब तक तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट में, है ना। ठीक, चलो एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखो जैसे और एग्जाम्पल क्या करेंगे, जैसे अगर बेंजीन पर रिएक्शन करवाने के लिए कौन सी
अगर ये इसको हाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करें, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्यों मिलेगा? ये फिर से मैकेनिज्म की बात आ गई। क्या होगा? इस पर Cl AlCl3 के साथ what you will get this beta। अब यहाँ हाइड्राइड प्रोटीन रीअरेंजमेंट करके ये बन जाएगा इस प्रकार। सही बात। और अब ये कैटायन जो है क्या करेगा? करके क्या प्रोडक्ट बना देगा? ये बना देगा। सही बात है कि नहीं? समझ आई बात? रीअरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नोट कर रहे हो साथ साथ में? जय करण भैया रिस्पॉन्स तो दे ही रहा यार। अब बाकी लोग जो है डन लिख रहे हैं तो मैं क्या करूं? ठीक है, नोट कर लिया होगा। करो करो। समझ में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको जो है समझ आने में प्रॉब्लम आ रही है? बढ़िया से हो रहा है? बोले जैसे SN1 SN2 में था, इसमें थोड़ी सी बात हुई कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, तो किसने बोला ऑर्गेनिक का? मजे की है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब जिन लोगों ने वो 20 लेक्चर वाला मेरा फंडा जो है फॉलो किया होगा उनको ऑर्गेनिक समझ में आ रही है। आप में से कितने लोगों को ऑर्गेनिक को एंजॉय कर रहे हैं? जरा यस करके बोलिए। कितने लोगों को ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा, नाइस। और सब लोग एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस देख रहे हो ना? हाँ। और पता क्या है, मतलब मैं ये बता देता हूँ आपको कि आगे भी हम जितने भी ऑर्गेनिक करेंगे, जितनी भी ऑर्गेनिक अब बचती भी है, उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है, हाँ कोई बात नहीं। देखो अनुभव, जो बीच में जो टॉपिक छूटे हैं ना, असलियत में देखो मैंने तो, आप ये समझ लो कि मैं तो किसी चीज की डिपेंडेंसी रख ही नहीं रहा हूं कि आपने 11 में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने फंडामेंटल सारे इसी साल कराए। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव भी आपको करवा के दिए जो मेडिकल वाले थे। बट सर प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक नोट है, बाकी इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ने में। एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको चैट को देखता हूँ, इसको प्रॉब्लम आ गई। बट सर एक प्रॉब्लम है कि जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो फिर बाकी इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ने में मन नहीं लगता। सही बात। देखो ये बात तो है कि ऑर्गेनिक में एक बड़ी अच्छी ब्यूटी लॉजिक है ना। मतलब देखो, हमने, अगर आप देखो तो कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है दे आर एंजॉइंग। ठीक है, तो मसला पता क्या होता है, मतलब अब आपको थोड़े मैच्योर होके एक बात सोचनी है कि अगर आप ऑर्गेनिक को, पहली बात अगर आप ऑर्गेनिक को एंजॉय कर रहे हैं
तो उसको अपना स्ट्रॉन्ग टूल बनाए, क्योंकि जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, और क्योंकि ये भी तो यार उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक का तो फंडा है ही सीधे कि अपने को रटना ही पड़ेगा उसको, लेकिन अगर आपने जो है ऑर्गेनिक में ग्रिप बना लिया, तो क्या होगा, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले आपके दिमाग में काफी पोर्शन ऐसा होगा, जैसे ऑर्गेनिक के लॉजिक एक बार बन गए तो काफी पोर्शन ऐसा होगा जो आपके दिमाग में बोझ नहीं होगा रटने का, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जो नहीं करेंगे वो ऑर्गेनिक भी रटेंगे, इनऑर्गेनिक भी रटेंगे, ठीक है। तो फिर आपका जो रटने वाला पोर्शन है वो कम हो जाए। तो इसलिए ऑर्गेनिक जितनी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ, इनऑर्गेनिक के लिए टाइम है, ठीक है। चलिए, मानव ने नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते। अब मतलब जो हमारी ऑर्गेनिक अब बचती हुई है, मैं एक बार बता दूं कि उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है ना, बस इससे 10% ज्यादा डिफिकल्टी पास। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में अब डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। और देखो, मैंने पहले कहा था कि जो ये फंडामेंटल है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये हर लेक्चर में बात है, तो यहाँ भी हर लेक्चर में आ रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो एग्जाम्पल है दैट इज फ्रीडम ग्राफ असाइड। अब ये असाइड इश्यू क्या है? अगर हम बेंजीन को किसी एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल, एसिड क्लोराइड इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो we get the product as is called एसिटोकिनोन। मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। एल्काइलेशन जैसा ही है, ये जो इसको बोलते हैं असाइलियम है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। yes। और ये भी काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑक्टेट इज कंप्लीट। ध्यान दीजिए, इसकी दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ये और ये भी काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि इस कार्बन का भी ऑक्सीजन पूरा है, इस ऑक्सीजन का भी, इसमें कार्बन का पूरा है। तो ये इस स्ट्रक्चर का बनना इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो असाइलियम आयन जो है, सुन लीजिए, असाइलियम आयन काफी स्टेबल कटायन होता है।
Asylum ion is quite stable, so it doesn't rearrange. So generally ये rearrange नहीं करता, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण काफी स्टेबल नोट कर लेना। अब जब असाइलियम आयन जनरेट हो गया, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे ही अगर के साथ बन जाए। सही है बात। इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन काफी सेंसिटिव रिएक्शन होती है। ये तब नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है रिंग में ऑलरेडी मौजूद होगा। मतलब जैसे यहाँ पर कहूँ या हम इसी को कहते हैं और अपना नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर, तो यू विल नॉट गेट दैट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जब कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, जब, ठीक है ठीक है ठीक है, माना मैं इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, जब कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो जो है नाइट्रिकल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी नहीं होती है और असाइलेशन भी नहीं। वेट कर रहा हूँ मतलब क्या अभी आप, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन असाइलेशन सिर्फ जो है मतलब एसिड क्लोराइड नहीं होती है। मैं एक और एग्जांपल, जैसे मान लो ये बेंजीन हम लेते हैं एसिड एनहाइड, क्या है ये एसिड एनहाइड। इसको अगर हम
एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करके तभी हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिटोक्विन। ठीक है, ये किस तरीके से मिलता है मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ। अगर हमने एसिड एनहाइड्राइड, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि कंसीडर दिस इक्विवेलेंट टू H पॉजिटिव, इस एसिड को आप H पॉजिटिव के इक्विवेलेंट मान, तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये H पॉजिटिव जैसा, तो इसने यहाँ पर जब टैग किया AlCl3 में, आप H पॉजिटिव की जगह AlCl3 इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इससे मैकेनिज्म को समझना आसान हो जाता है। एक बन गया, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, आप एक तरफ से बॉन्ड को, मतलब एक बन गया आपके पास एसाइलियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम कर देगा, और दूसरा एसिटिक एसिड जो है बाहर, तो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है जो इस है। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि ऑक्सीजन पे H लगने के कारण ये अच्छा लिविंग होता है। एसिटिक एसिड निकला ना, वीकर बेस, ये तो एसिड हो गया ना, तो एसिटिक एसिड तो आराम से निकलेगा, क्योंकि वो तो अगर वो एसिड है तो वो तो वीकर बेस हो ही गया। समझ आ रही है बात? इसलिए हमारे एसिड एनहाइड्राइड आसानी से कर सकते। क्या समझ आ रही है आपको बात? और ठीक है, नोट नोट करते जाइए। ठीक है, अब आवाज वगैरह का कोई मसला नहीं है, आवाज वगैरह का कोई मसला तो नहीं? क्लियर है? मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है? अपने मेडिकल वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? अनुष्का यस कह रही है, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बात है? नहीं तो क्या होता है, ऑर्गेनिक को लोग रटाते ही, ऑर्गेनिक को तो जम्मू में यही ट्रेंड है कि वो रटाते हैं रिएक्शन और ही तरीके से कराते, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा तरीका पकड़ गया, आप महीने बाद आप मतलब फ्री, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो जो दूसरे वाले हैं, ठीक है, वो जो है 2-2 साल लगाएंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर वो है काम होगा जब वो अपने आप रट के कर लेते हैं, आप एंजॉय भी करोगे और जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी बनेंगे। चलिए, अब मैं इसी में एक और थोड़ा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम अगर अगर हम लोग बेंजीन को ट्रीट करते हैं इसके साथ, इस एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बड़ा अलग सा मिलता है। ये है ना, एनहाइड्राइड, ठीक है।
अब सुन, इसमें होता क्या, मैकेनिज्म देखो। ये जो अपना एन आई राइट, आप इसकी स्ट्रक्चर, इस पर जब वही एड पॉजिटिव का अटैक हुआ तो तुमने यहाँ पर क्या किया, क्या बन गया, देखते जरूर, इसका बन गया आपके पास ये चीज, ये इसके बाद आपने कहा था कि वैसे तोड़ देना है, तोड़ दिया तो फिर क्या आ जाएगा, OH, ये बन गया, बन गया। तो यहाँ से तोड़ देंगे तो ये हिस्सा नीचे, ये भी इसी के साथ रहेगा क्योंकि रील से जुड़े हुए, ये इधर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये कटायन। अब इस कटायन का अटैक जो है बेंजीन में, जब इस कटायन का नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करेगा तो आपको मिल जाएगा बेंजीन पर अटैक करने का, मैंने यहाँ पे अटैक करना है, बना कि नहीं, पहले ये बताओ कितना बना कि नहीं, इतना आपके दिमाग में बात आ रही है कि ये भी बने, आ रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर अभी भी OH है, तो एक बार फिर से अटैक होगा वही H पॉजिटिव का AlCl3 का, तो वो जो है यहाँ पर इस OH पे अटैक करेगा, और आप जानते हो कि इसके लगने के कारण क्या होगा, जो OH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो इसलिए अब वो H2O बन के बाहर निकल जाएगा, मैंने निकाल दिया, एक ही स्टेप में मैंने निकाल दिया, आप समझ गए कि यहाँ H2O पॉजिटिव बनना है, फिर वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे कटायन बन गया, कटायन। अब ये कटायन फिर से इस रिंग पे यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट तो हमने ऊपर बनाया, सही बात है, बना कि नहीं, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म में बेटे जा रही है, ठीक है, आज हमने 4-5 रिएक्शंस की हैं, ठीक है, हेलोजनेशन की, ठीक है, उसके बाद नाइट्रेशन की, ठीक है, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की, ठीक है। तो इनको जो है दिमाग में बिठा लें, इनके बगैर ऑर्गेनिक अधूरी है, ठीक है, इसलिए और कल वाली क्लास में हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को फिनिश कर देंगे, ठीक है, टिल देन बाय, लेकिन पढ़िए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, अगर आप देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना आपके पास, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से मटेरियल होगा, ठीक है, पैकेज तो मिला ही आपको, ऑर्गेनिक मानव। अब तो ये समझो कि मानव कह रहा है कि कितने लेक्चर्स और लगेंगे, भाई अब तो कोर्स मतलब ऑर्गेनिक खत्म तो कोर्स खत्म, नहीं, ऑर्गेनिक खत्म तो कोर्स खत्म, और कोर्स हम दिसंबर में करेंगे, खत्म, 31 दिसंबर मान लो, तो 31 दिसंबर तक ऑर्गेनिक चलेगी, ठीक है।
ऑफलाइन क्लासेस, वी हैव स्टार्टेड ऑफलाइन क्लासेस फॉर 11th क्लास। हमने ऑफलाइन 11th के लिए स्टार्ट की है। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द रिस्पॉन्स। जैसे ही वहां से रिस्पॉन्स आने लग जाएगा तो वैसे ही हम फिर 12th वालों को भी कॉल करेंगे, ठीक है। बट इफ यू विश के भाई आपको क्लासेस लगानी ही हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट हमारे रोहित जी और राहुल जी को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाम लिखवा दीजिए, तो जैसे हमें लगे कि स्टूडेंट्स आर क्वाइट इंटरेस्टेड तो जो है हम क्लास लेना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हम 11th में रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर 11th में अच्छा आ जाता है तो हम 12th में भी कर, ठीक है। सो लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जिसने लगानी है वो कृपया जो है राहुल जी को नाम लिखवा दे। ऑनलाइन भी चलेगा, साथ साथ में बिल्कुल चलेगा, ऑनलाइन तो चलता रहे, ठीक है। ओके बाय, टिल देन गुड बाय।